ज़रा बहुत शुक्रिया आपका। और आप शुरू कीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो इट्स योर टाइम 30 मिनट और उसके बाद फिर 30 मिनट क्वेश्चन आंसर। इट्स फाइन। ठीक है ओके। जी। दैट्स हाँ, तो टॉपिक है हमारा बाउंड्रीज, है ना, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। तो बिफोर आई बिगिन, आपने मेरी इंट्रोडक्शन करा दी है, लाइक फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं क्या करती हूँ। आपकी हमारा ग्रुप है जिसमें आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन थ्रू पोस्टर हम शेयर कर देते हैं। अगर आप ठीक उसमें है। ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन का रखा हुआ फॉर्मेट, तो यू कैन ऐड इट। ठीक है, दैट्स फाइन। अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया फिर सही है। सो हाँ, मेरा टॉपिक तो बाउंड्रीज है। एंड मैं हमेशा शुरू में ये आप लोग को याद करा देती हूँ कि मैं उर्दू तो बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत, मेरी बेसिक उर्दू मुझे आती है, बहुत से अल्फाज मैं नहीं बोल पाऊँगी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उर्दू में बोलूँ। बट क्योंकि मैंने सारी चीज़ें, मेरी सारी ट्रेनिंग, मेरा सारा एक्सपीरियंस इन टॉपिक्स का इंग्लिश में रहा है, तो मुझे बहुत से अल्फाज बोलने ही नहीं आते उर्दू में। स्पेशली ऑन द टॉपिक ऑफ बाउंड्रीज मैं नहीं बोल पाऊंगी, काफ़ी कुछ मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी, सो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। सो मे बी यू कैन हेल्प मी आउट, कुछ वर्ड्स आप मेरे लिए ट्रांसलेट कर दें इफ़ यू थिंक इट्स इट्स ओके। नेसेसरी। इट्स फाइन, नो नो इशू, इट्स फाइन। हाँ तो बाउंड्रीज तो हमारे कल्चर में काफ़ी बाउंड्रीज आई थिंक टैबू हैं। एंड आई थिंक इसलिए भी काफ़ी टैबू हैं बिकॉज आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि वेस्ट में लोग ऐसे होते हैं और इस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं या माँ बाप से बात करते हैं, और ये गलत है, और हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। एंड somehow in that even boundaries have been misunderstood कि इस तरह से लोग होते हैं वेस्ट में, और क्योंकि वो बाउंड्रीज रखते हैं और इस तरह से होते हैं। सो आई थिंक आई वांटेड टू जस्ट ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन दैट कि इवन वेस्ट में भी बाउंड्रीज की समझ यहाँ पे नहीं है। जो मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी मैं यही सिखा रही होती हूँ जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी। बिकॉज बाउंड्रीज इज नॉट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दे आर। सो बाउंड्रीज होती क्या है? बाउंड्रीज होती हैं आपका, आप समझे, एक जो आपकी एक लाइन होती है, एक इनविजिबल, समझे एक लाइन है, और वो लाइन है आपकी आपकी कंफर्ट की लाइन, कि मैं इस लाइन के अंदर हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं ठीक हूँ। इस लाइन के जब मैं बाहर होती हूँ तो मैंने अपनी एक लिमिट क्रॉस कर दी है और अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब जो मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, अब मैं कंफर्ट से बाहर निकल गई हूँ। तो वो आपकी एक लाइन है, समझेंगे, इनविजिबल लाइन है। आप लाइन के अंदर हैं, आप कंफर्टेबल हैं। आप लाइन के बाहर हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं। और वो लाइन क्या है? वो लाइन है, उसको हम बोल देंगे बाउंड्री। ठीक है ना? वो आपकी एक लिमिट है, जो उस हद से आप आगे निकले तो आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, आप ठीक नहीं फील करते हैं। तो बाउंड्री होती हैं, फिजिकल भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं। फिजिकल जाहिर है आपकी जिस्मानी जो लिमिट्स होती हैं कि किस तरह से आपको कोई हाथ लगाए ना लगाए। और इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल लाइक थिंग्स दैट यू टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट विद पीपल अराउंड यू, उसमें क्या लिमिट है कि इस तरह से बातचीत मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो वो एक इमोशनल बाउंड्री हो जाती है। सो बाउंड्रीज ज़रूरी क्यों है समझना और रखना रिलेशनशिप्स में? जब आपको अपनी लिमिट्स की समझ में होती है कि मैं इस लिमिट में बिल्कुल, मैं सुकून में हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सुकून हूँ, मैं खुश ना भी हूँ, कम से कम कंफर्टेबल और सुकून में है, सो ये अगर आपको पता हो कि इस लिमिट से जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सही नहीं फील करती, मैं गलत तरीके से बात करना शुरू कर देती हूँ लोगों के साथ, या मेरी रात की नींद उड़ने लगती है, या मैं गलतियाँ करने लगती हूँ अपने काम पे, या मैं बहुत घबराना शुरू कर देती हूँ एक बंदे के साथ। दिस इज व्हाट आई मीन बाय आप कंफर्ट से बाहर हो गए ना, बिकॉज समथिंग नाउ इज नॉट फीलिंग राइट, समथिंग नाउ इज नॉट गोइंग वेल। तो जब आपको एक समझ में आ जाती है कि भाई ये मेरी लिमिट है, जब मैं इसमें होती हूँ मैं ठीक होती हूँ, इससे बाहर होती हूँ कुछ गलत होता है, तो ये लिमिट मेरी क्या है और किस तरह से मैं किसी को समझा सकती हूँ ये मेरी लिमिट, अगर ज़रूरी है तो जब आपको अपनी ये लिमिट समझ में आती है, तो फिर आप यू कैन देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू समवन इफ़ यू फाइंड दैट बीइंग विद दैट अदर पर्सन पुट्स यू आउट ऑफ द लिमिट। तो फॉर एग्जांपल शायद कोई यू नो दोस्ती या
बहन भाई के साथ रिश्ता या माँ बाप के साथ रिश्ता या कोई को वर्कर के रिश्ता, ये जो सारी रिलेशनशिप्स होती हैं, ये फिर ज़्यादा अगर आप सही तरह से बाउंड्रीज इस्तेमाल करें और दूसरा इस बात को रिस्पेक्ट भी करे, तो ये आपकी रिलेशनशिप को एक्चुअली काफ़ी मजबूत करती हैं। बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग दो लोगों में एक डेवलप हो जाती है, एक समझ आ जाती है कि ओके ये इसकी हद है, ये मेरी हद है, और हम दोनों इस बात की इज्जत करते हैं। हम किसी की हद को पार नहीं करेंगे जानबूझ के, गलती अलग बात है, जानबूझ के नहीं। तो जब आप दो लोगों में एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ओके दीज आर लिमिट्स एंड वी रिस्पेक्ट दैट, इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक रूल्स फॉर द रिलेशनशिप। एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ पैदा हो जाती है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो कि आपको पता है कि ये जो आपका दोस्त है या भाई है या माँ है या कोवर्कर है, जो भी है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो उसके साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपने भी अपनी लिमिट कम्युनिकेट कर दी है, वो बंदा रिस्पेक्ट भी कर रहा है उस लिमिट को, एंड एंड यू आर डूइंग द सेम फॉर द अदर पर्सन। फिर इससे मेंटल हेल्थ के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है, इट मीन्स यू आर ऑफ्टन इन रिलेशनशिप्स लिविंग आउटसाइड ऑफ योर लिमिट, राइट? क्योंकि आप बाउंड्री अपनी नहीं समझते या नहीं कम्युनिकेट करते दूसरों से, इसका मतलब आप शायद अक्सर अपनी कंफर्ट से बाहर होते हैं लोगों के साथ। सो जस्ट इमेजिन हाउ दैट देन मेंटली एंड इमोशनली कैन स्टार्ट टू इम्पैक्ट यू। और वो रिलेशनशिप्स आप लोगों को अपनी समझ में होंगी, जो आपको पता है कि किसके साथ आप बैठ के आप घबराते हो या अच्छा फील नहीं करते, या बाद में आप बार बार सोच रहे होते हो कि ये क्यों बोला या ऐसे क्यों हो गया, या आप काम में स्ट्रेस्ड आउट या ओवरवेलम फील करते हो, या किसी दोस्त के साथ आपकी काफ़ी issues होते रहते हैं। Those are the types of relationships probably where there is a need for a boundary and there isn't. तो उन relationships में और इन उन interactions में फिर boundaries can help quite a bit. और फिर mental health का भी उसमें एक positive impact होता है। तो अच्छा, तो ईस्टर्न कल्चर्स में बाउंड्रीज क्यों ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं? एक तो पहली बात है ईस्टर्न कल्चर मतलब हमारे जैसे पाकिस्तान के लोग, एशिया एशिया के लोग, उसमें जो है वी आर व्हाट वी कॉल कलेक्टिविस्ट सोसाइटी। वेस्ट इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। इसका मतलब कि ज़्यादातर वेस्ट में एक बंदा अपनी खुशी के बारे में सोचता है कि मेरा क्या कंफर्ट है, मेरी क्या खुशी है, मेरे लिए क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मुझे क्या करना है। बंदा अपने बारे में सोचता है, उससे ज़िंदगी आगे चलती है। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में, जो हमारे ईस्टर्न कल्चर्स हैं, इट्स अबाउट द ग्रुप, कि हमें अपने ग्रुप को, अपने साथ के लोगों को लेके आगे चलना है, तो इनकी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी खुशी हो ना हो, मैं कंफर्टेबल हूँ ना हूँ, एज लॉन्ग एज मेरे फैमिली, मेरा ख़ानदान खुश है, मेरे भाई बहन खुश है, मेरे माँ बाप खुश है, मेरे दोस्त खुश हैं, मेरी टीचर्स खुश हैं, बस फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि ये ग्रुप हार्मनी हार्मनी और पीस मेंटेन करना ईस्टर्न कल्चर्स में बहुत एक वैल्यू की चीज़ है, बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। तो इस हार्मनी और पीस को मेंटेन करने की खातिर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, और अपना नहीं ज़्यादा कुछ बोलते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं हूँ, मुझे ये करना है मुझे नहीं करना। फिर हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम चुप रहते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे आसपास के लोग तो खुश होंगे, लेकिन हम अंदर से सफ़र कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अब हर बंदा इसी तरह से आसपास को लोगों को खुश रखेगा, लेकिन अंदर से वो किसी बात को सप्रेस कर रहा है या दबा के रख रहा है या अपसेट फील कर रहा है या मेंटली दे स्ट्रगलिंग। दैट्स देन सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली इंडिविजुअली स्ट्रगलिंग बिकॉज दे ट्राइंग टू कीप द अदर पर्सन हैप्पी। और फिर दूसरा एलिमेंट हमारे ईस्टर्न कल्चर्स में हायरकी का होता है, इज्जत का, बड़ों की इज्जत। कि जैसे को आपसे कोई भी बड़ा हो, कुछ भी हो जाए, आपको इज्जत मेंटेन करनी है। तो इसलिए भी हम फिर चुप रहते हैं बड़ों के आगे। आम, लेकिन अगर आप इस्लामिकली भी इस चीज़ को अगर आप समझ लें, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जितना हम पे है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी है, उतना ही बड़ों पे है कि बच्चों की भी इज्जत करनी है। तो अगर आपको इस्लाम का एलिमेंट लाना है, आप वो रिसर्च भी कर सकते हैं, उसमें भी उस एलिमेंट से भी आपको नज़र आएगा कि इट इज़ ओके टू हैव बाउंड्रीज सो लॉन्ग एज देर रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेटेड, राइट? एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है, वो किसी और दिन के लिए रखेंगे। बट दिस इज़ द रीज़न दैट ईस्टर्न कल्चर्स में
हम बाउंड्रीज नहीं देखते हैं और ना ही हमारी समझ में है, बिकॉज हमें ग्रुप हार्मनी, ग्रुप की खुशी, पीस, हम इस बारे में सोचते हैं, अपने आप को हम पीछे कर लेते हैं। तो अच्छा, तो फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ बाउंड्रीज के, जस्ट सो इससे पहले कि मैं और बात करूँ थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए कि जो मैं बार बार बाउंड्रीज बोल रही हूँ वो लगती कैसी हैं रिलेशनशिप्स में। सो फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त के बीच में की बाउंड्रीज हम शुरू करते हैं। समझे कि अगर आप जो हैं 9 बजे के बाद आपके लिए, आप पसंद नहीं करते किसी से फोन पे बातें करना। 9 बजे के बाद आपका टाइम होता है कि ये मेरा टाइम है मेरे मियाँ बीवी के साथ, या ये मेरा टाइम है मेरे बच्चों के साथ, या ये मेरा टाइम है पढ़ाई का, या ये मेरा टाइम है सोने और आराम करने का, राइट? सो 9 बजे के बाद आपको पता है कि आप अच्छा फील करते हैं जब आप जो भी आपका काम है आप वो करते हैं और फिर आप वक्त पे सोने चले जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब आप 9 बजे के बाद फ़ोन कॉल्स उठाते हैं, दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं, तो फिर आप लेट सोते हैं, या आप काम में पीछे पड़ जाते हैं, या आपके बच्चों के साथ वक्त चला जाता है, या मियाँ नाराज़ हो जाते हैं, जो भी, राइट? यू नो कि इट डजेंट वर्क आउट सो वेल व्हेन यू मेक प्लान्स और डू सोशल कॉल्स आफ्टर 9 p.m. आप रात में लेट सोते हैं, सुबह थके हुए उठते हैं। तो सी, सो नाउ दिस इज बी यू बीइंग टेक्निकली आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज कुछ गलत हो रहा है, आप थके हुए अगले दिन उठ रहे हैं, आपकी नींद अफेक्ट हो रही है, आपका काम अफेक्ट हो रहा है, या आपकी रिलेशनशिप्स घर के अंदर अफेक्ट हो रही हैं। तो आप डिसाइड करते हैं भाई 9 बजे से पहले मुझे जिसको कॉल करना है, या जो मुझे अपने दोस्त के साथ प्लान बनाना है, सहेली के साथ, उसके बाद, 9 बजे के बाद नहीं, राइट? यू माइट डिसाइड दिस इज माई बाउंड्री कि 9 बजे के बाद मैं लिमिट एक लगा देती हूँ, 9 बजे 10 बजे जो भी है। और आपके फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड है आपका, बहुत अच्छा दोस्त है, उसको आदत है आपको 10-11 बजे कॉल करने की। अब आप बोल रही हैं कि नहीं, मुझे 9 बजे के बाद नहीं, 9 बजे के बाद मैं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, मैं चाहती हूँ कि 9 बजे के बाद हम कोई ऐसे प्लान्स नहीं बनाए। तो आप, यू कैन नाउ, what दिस इज वेयर पीपल गेट कंफ्यूज व्हाट अ बाउंड्री इज। लोग समझते हैं ये बाउंड्री है कि आप अपने दोस्त को बोलो तुम मुझे 9 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। दैट्स नॉट अ बाउंड्री। किसी को ये बताना कि तुम ये नहीं कर सकते या आप ये नहीं कर सकती, दैट इज नॉट अ बाउंड्री, बिकॉज दैट इज अ डिमांड। यू आर डिमांडिंग समवन एल्स टू चेंज देयर बिहेवियर। मैं चाहती हूं कि तुम अपने बिहेवियर को चेंज करो मुझे ठीक रखने के लिए। इसको बोलते हैं डिमांड। या आप रिक्वेस्ट बोल दें, यू कैन काइंडली रिक्वेस्ट, यार मुझे 9 बजे के बाद नहीं कॉल, क्या करो, ये बोलेंगे रिक्वेस्ट। अगेन यू आर डिपेंडिंग ऑन अनदर पर्सन टू चेंज देयर बिहेवियर टू मेक यू कंफर्टेबल। That's what people think boundaries are, and that's wrong. That is not a boundary. That is making a demand. That is making a request. Or that is telling someone what to do. That is not a boundary. वो क्यों बाउंड्री नहीं है? बिकॉज आपने अपना कंफर्ट किसी और के हाथ में रख दिया है। अब आप वो बंदा आपको कॉल ना करे करे, उस पर डिपेंड करेगा आप कैसा फील करेंगी, राइट? आपने अपना कंट्रोल जो है उस बंदे को दे दिया कि वो इस बात को रखेगा या नहीं रखेगा। और वो बंदा क्यों रखेगा बात? वो तो शायद ना रखे, बिकॉज उसको तो आदत है 9 बजे बाद में कॉल करने की, या उसको लगेगा ये इतनी कोई सीरियस बात नहीं, ऐसी बोल रही है, मैं तो बनाऊंगी प्लान 9 बजे के बाद कॉफी पे चलेंगे, जो भी, वट एवर इट इज, राइट? तो आपने अपना कंफर्ट किसी और के हाथ पे रख दिया कि ये बंदा मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। फिर क्या होता है, वो बंदा प्रॉब्लली नहीं सुनेगा बात, क्योंकि समझ नहीं आया या तो सीरियसली नहीं लिया, या ये क्या कोई नई चीज़ है, हम तो हमेशा 9 बजे के बाद एक दूसरे को फ़ोन कॉल करते हैं, वो शायद नहीं सुनेगा दूसरा बंदा बात। और फिर अंदर से आप घबराएंगी, आप अनकंफर्टेबल फील होंगी कि मैंने बोला था फिर भी अब मैं और ज़ोर से बोलूंगी, अब मैं गुस्से से बोलूंगी, अब मैं नाराज़गी दिखाऊंगी। और इवेंचुअली क्या होता है, दो लोग बात करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से, एक लड़ाई हो जाती है। दिस इज नॉट व्हाट अ बाउंड्री इज, एंड दिस इज व्हाई बाउंड्रीज आर मिसअंडरस्टूड। बाउंड्री इज आपकी लिमिट, और आप क्या खुद करेंगी अपनी लिमिट को मेंटेन करने के लिए। तो आप ये बोलेंगे, आप बोलेंगे, यार देखो अगर आप मुझे 9 बजे के बाद कॉल करोगे ना तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी। दैट इज अ बाउंड्री। यू आर नॉट सेइंग तुम मुझे 9 बजे के बाद नहीं कॉल कर सकते, आप बोल रही है मैं फोन नहीं उठाऊंगी 9 बजे के बाद। मेरी लिमिट है, मेरी बाउंड्री है, और ये करूंगी, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। आपको मुझे कॉल करना है, मुझे शाम के 6-7 बजे करो, वो अच्छा वक्त है, या दोपहर के 2 बजे। 9 बजे के बाद मैं फोन नहीं उठाऊंगी, ठीक है ना? तो आपने ये इस तरह से अपनी बाउंड्री कम्युनिकेट कर दी। अब वो बंदा शायद करेगा, दोस्त है, आदत है करने की, भूल जाएगा, जो भी है करेगा कॉल 9 बजे के बाद। अब आपने अपनी बाउंड्री मेंटेन करनी है।
फोन उठा के नहीं, फोन नहीं उठा के मेंटेन करनी है, क्योंकि आपने एक दफा बता दिया ना, अब आप नहीं उठाएं। फिर अगले दिन दोस्त पूछेगा यार मैंने कॉल किया था फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने आपको बताया था कि 9 बजे के बाद मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के टाइम गुजारूँ या पढ़ाई करूँ जो भी हो, फिर मैं सो, तो इससे 9 बजे के बाद मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है ना, आप 9 बजे से पहले कर लें। वो अगले दिन फिर कॉल करेगा, आप फिर नहीं फ़ोन उठाए, अगले दिन आप फिर उनको याद करा दें अच्छी तरह से कि 9 बजे के बाद तो नहीं मैं फ़ोन उठाऊंगी। और आपने ये 3 4 5 दफ़ा करना है जब तक दूसरा बंदा समझ नहीं जाता। और यूजुअली कोई अच्छा बंदा, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा फैमिली होगा, वो क्यों नहीं इस बात को समझेगा। और अगर कोई नहीं समझ जाए तो आप सोचें कि भाई ये किस किस्म की रिलेशनशिप है कि एक दोस्त मेरी एक सिंपल सी बात को रख नहीं रहा है। तो यू माइट वांट टू इवैल्यूएट दैट रिलेशनशिप, राइट, कि ये किस किस्म की रिलेशनशिप है। तो ये हो गया समझे एक दोस्त के बीच का एग्जाम्पल। एक कोवर्कर का एग्जाम्पल या एक बॉस टीचर स्टूडेंट इस टाइप का एग्जाम्पल अगर हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपका जो हेड है या जो भी है या टीचर है, वो कुछ बहुत ज़्यादा अक्सर काम दे देता है आपको करने को कि अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ये मेरे लिए कर देना, ठीक है ना। और आपको अपना काम भी है और अब आपको दूसरे बंदे का भी काम करना है। आप हमेशा हाँ बोलते हैं और फिर एंड में आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं दूसरे बंदे का काम करने की वजह से मेरा काम नहीं होता, या फिर मेरी रात की नींद ही ख़त्म हो जाती है कि मैं पूरी रात जाग के अपना भी काम कर रही हूँ, दूसरे बंदे का भी काम कर रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म फील करती हूँ काम पे, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा फिर काम करना पड़ता है बिकॉज ये बंदा मुझे अपना काम भी दे देता है करने को। या मैं अब घबराना ही शुरू हो गई हूँ, मुझे काम पे जाने का दिल ही नहीं चाहता कि मुझे पता है कि मेरी डेस्क पे ये आके भी बंदा अपनी चीज़ रख के चला जाएगा। These are all signs that now you have crossed your limit. Now you're no longer in within the invisible line. अब आप अपनी हद से पार हो गए हो, बिकॉज या तो आपकी रात की नींद नहीं हो रही है, या आपका काम सही से हो, क्वालिटी काम की अफेक्ट हो रही है, या आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, या ओवरवेल्म फील कर रहे हो, या अब आपको काम पे जाने का ही नहीं दिल चाह रहा। दीज आर ऑल साइंस के ओके देयर इज अ बाउंड्री दैट्स नीडेड। अब यहाँ पे बाउंड्री ये नहीं होगी कि आप किसी से बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अपना मैनेजर है, टीचर है, या जो भी है, कि आप मुझे ये काम नहीं दें, मैं नहीं करूँगी, मुझे ये नहीं दें। ये फिर अगेन डिमांड पे हो गया, या आप एक डिमांड कर रहे हैं कि तुम मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ें फाइलें नहीं पकड़ाओगे। वो बंदा करे ना करे वो तो उसकी मर्जी है, आप अपनी बाउंड्री कैसे मेंटेन बोलेंगे। आपने ये बोलना है कि देखें मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम करना होता है और मुझे इस टाइम पे मुझे अपने ऑफिस से निकलना होता है, तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कर लूँगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैं आपको ये बता दूंगी जाने से पहले। दैट कुड बी एन एग्जाम्पल, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप अपने मैनेजर को शायद सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं करूँगी, राइट। तो एक टैक्टफुली आप इस सिचुएशन को हैंडल करो कि जी ज़रूर सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे पूरे 6 बजे ऑफिस से निकलना होता है, तो ट्राई करूँगी, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बता के चली जाऊँगी और मैं अगले दिन इस पर काम कर लूँगी। या फिर आप अगर ऐसी रिलेशनशिप कोई है कि आप बोल सके जस्ट अ कोवर्कर, यू कैन से कि नो आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ माई ओन वर्क टू डू, राइट। सो आपने पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बोल दिया आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपना काम करना है, या आई एम सॉरी मुझे आज टाइम से निकलना है, राइट। तो आपने एक अपनी लिमिट को कन्वे कर दिया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। और इसमें कोई बदतमीजी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इज्जत से ये चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो बंदा अगले दिन फिर आएगा आपको कुछ पकड़ाने के लिए, आप सेम चीज़ याद करा देना कि ठीक है अगर टाइम हुआ तो मैं कर लूँगी, लेकिन पहले मैं अपना काम ख़त्म करूँगी, राइट। अगर आपको लग रहा है कोई बार बार आपका फ़ायदा उठाता है तो आप ये बोलना भी छोड़ दो, आप बोल दो नहीं आई एम सॉरी पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, राइट। फिर आप बात को ही ख़त्म कर दो अगर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा उठाने वाली बात कोई बार बार करता है। सो अगेन आपने दूसरे बंदे को ही नहीं बोला कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपने आपने बताया कि आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे अपनी लिमिट को मेंटेन करने के लिए। फिर फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ जैसे जैसे रिश्ता करीबी होता जाता है उतना ही मुश्किल होता है बाउंड्री को सेट करना, राइट। बिकॉज जितना जितना करीबी रिश्ता होता है उतना उतना ज़्यादा दूसरा बंदा आपसे चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, राइट। शायद भाई बहन के साथ भी बाउंड्री सेट करना ज़्यादा आसान होगा एक माँ बाप के साथ, या दोस्त के साथ या किसी को वर्कर के साथ। बट फॉर एग्जाम्पल अब माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ जिनके आप साथ रहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं कि नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी
से कोई छोटा भाई या बहन है जो, या बड़ा भी है, जो बदतमीजी से आपके साथ बात करता है, और just is rude with you when they speak with you, or they like, you don't feel good, you don't feel good being around them because वो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, छोटा बड़ा जो भी भाई बहन है, राइट? अब आप उससे बोले कि तुम मुझसे इस तरह से, या आप मुझसे इस तरह से बात नहीं करें, अगेन, अब वो करे ना करे वो तो उनकी मर्जी है ना, उनकी मर्जी वो जिस तरह से बात करें। आपका काम है उनको समझाना है कि जब आप मुझसे इस तरह से बात करते हैं, आई डोंट फील गुड, एंड बिकॉज आई डोंट फील गुड, दिस इज व्हाट आई विल डू। सो इट कुड बी समथिंग लाइक, छोटा भाई बहन हो तो आप बोल दो कि मैं, देखो अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे तो मैं कमरे से जाके कुछ और काम करूंगी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के फिर बात और नहीं मजीद करूंगी, बिकॉज ये बदतमीजी पे बात आ रही है, तो मैं दूसरे कमरे में जाके अपना काम करूंगी। ठीक है ना? आप इस तरह से बता दें कि एनी टाइम यू स्टार्ट स्पीकिंग टू मी इन दिस वे, आई एम गोइंग टू जस्ट पोलाइटली गेट अप एंड लीव एंड माइंड माई ओन बिजनेस, मैं और इस कॉन्वर्जेशन में बात नहीं करूंगी। um, कोई बड़ा भाई बहन हो तो आप फिर थोड़ा, अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट टैक्टफुली, राइट? कि मैं, भाई बहन, जब आप मुझसे इस तरह से बात करते हैं, आई नो आप मेरे बड़े हैं, लेकिन आई डोंट फील गुड, अंदर से आई फील XYZ, आई डोंट लाइक इट, एंड यू नो I don't think I'm going to be a part of a conversation if you speak to me this way. तो मैं, अगर आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे इस तरह से बात करेंगे, मैं फिर आपको बता के मैं बोल दूंगी कि अब मैं कोई बहाना करके मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। इट डजेंट मीन आप बदतमीज़ हो जाओ, फ़ोन काट दो, बस आप बहाना कर दो कि अब ये मुझसे इस तरह से बात करना शुरू करें, आई एम नॉट फीलिंग गुड, नाउ माई लिमिट इज़ बीइंग क्रॉस्ड, भाई मुझे एक्चुअली ज़रा कुछ काम है तो मैं चलती हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। आपने बस फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन आप उनको बता दो कि मैं ये क्या करूँगी, अगर आप मुझे इस तरह से बात करोगे, मुझे इस तरह से फिर रिस्पेक्टफुली आई विल एग्जिट द कॉन्वर्जेशन। माँ बाप के साथ थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो आपके माँ बाप हैं, और उनसे आप कैसे कहें कि मुझसे इस तरह से बात नहीं करें, तो ये मैं ये नहीं बोलूँगी कोई आसान है, ये बहुत मुश्किल है, मुझे भी इसका कोई सही तरीका भी नहीं पता करने का। But if you have a relationship with your mom or your dad such that you can have a conversation with them, तो आप प्यार से उनसे बात कर सकते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग होते हैं जिनकी किसी एक पेरेंट की आदत होती है कि वो दूसरे पेरेंट की खामियां आपको आके बताएं, नाराज़गी सारी आपको आके बताए कि आज उन्होंने ये किया या ये किया, या तुम्हारी अम्मी ये करती हैं या वो करती हैं, या किसी भाई बहन की सारी बातें आप पे ऑफलोड करें, एंड आपको पता है यू फील वेरी अनकंफर्टेबल कि ये सारी जो है ना मुसीबतें मुझे आके बता देते हैं अम्मी के बारे में या अब्बू के बारे में या इस भाई बहन के बारे में, एंड यू डोंट लाइक इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद द अदर पेरेंट और अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद द सिबलिंग। तो ये आपको अच्छा नहीं लगता, और आपको ये ड्रेन कर रहा है, आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, या आप एंग्शियस रहते हो घर में, या फिर अब अम्मी अबू की लड़ाई होगी, या फिर वो मुझे आके 3 घंटे बैठ के बताएंगी ये हुआ, एंड यू डोंट वांट, देन यू कैन लेट देम नो, राइट? कि अम्मी अबू भाई बहन जो भी है, कि देखिए मैं बहुत घबराती हूँ, मुझे मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, ये मुझे स्ट्रेस देता है, मेरी रात की नींद ख़राब होती है, या मैं बहुत घबराती हूँ इस चीज़ से, तो आप प्लीज़ मुझसे आके अगर ये बात करेंगी तो मैं कोई बहाना करके कुछ और करूँगी, मैं नहीं, मुझे नहीं इस बात का हिस्सा बनना, राइट? आप इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं, और फिर आप वो बार बार आएंगे, आप बार बार एक ही चीज़ बोल के आपने इस बात का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, ये सब जो मैंने बोला है, जाहिर है ये बहुत एक आसान चीज़ साउंड करी कि ओ हाँ ऐसे बोल सकते हैं, बट आई नो इट्स नॉट इजी, और हर रिलेशनशिप में ये एक सेफ बात भी नहीं है करना। मकसद ये है कि जैसे आई एम अ थेरेपिस्ट, आई वर्क विद क्लाइंट्स, मैं क्लाइंट को ये नहीं बोलती थी तुम जाके अपने मियाँ बीवी माँ बाप से ये बोलो, ये होता है कि भाई देखो, इफ इट फील्स सेफ टू से सच अ थिंग इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, इफ यू फील सेफ इनफ टू से दिस टू योर हस्बैंड और टू योर वाइफ, देन से इट। इफ यू आर, अल्लाह माफ करे, इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, इमोशनली अब्यूसिव, फिजिकली अब्यूसिव, या आपको पता है कि बहुत ही कोई बुरा होगा अगर मैंने कुछ ऐसा बोला, तो प्लीज़ आप ऐसे ना बोलें, राइट? आपको अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। ये मैं उन रिलेशनशिप्स के लिए बोल रही हूँ जहाँ पे इट फील सेफ इनफ टू से इट, कि मैं बोलूँगी तो कोई और कुछ गलत चीज़ नहीं हो जाएगी,
ये मैं बोल सकती हूँ. सो यू कैन प्रॉब्ली से, से टू अ कोवर्कर, मैनेजर को आप थोड़ा सा सोच के हैंडल कर सकते हो. फ्रेंड को आप ऐसी चीज़ बोल सकते हो, शायद एक भाई बहन को, माँ बाप को, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली. लेकिन कुछ माँ बाप होते हैं जो घर से निकालने की धमकी दे देंगे. शायद आपको, अगर यहाँ पे कोई somebody young enough, they might like hit you, you know. कोई बड़ा भाई ऐसा हो सकता है. ये इस तरह की भी relationships होती हैं where it doesn't feel safe to set a boundary. In which case I won't say set a boundary. In that case, if it's it's an abusive relationship, you might want to consider लीविंग इट. फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है या कोई और किस्म की रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ही कोई बंदा गलत बात करता है आपके साथ, तो आप उस रिलेशनशिप का एक हिस्सा ही क्यों हो. और अगर हिस्सा बन के रहना है क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है या और कुछ समझ में नहीं आता, या माँ बाप हैं, आप छोटे, आपको घर पे रहना है, क्या कर सकते हैं. फिर यहाँ पे तो मेंटल हेल्थ की बहुत सपोर्ट सर्विसेज हैं. यहाँ पे यू कैन ईजिली फाइंड अ थेरेपिस्ट, वर्क थ्रू इट, फाइंड दैट सपोर्ट. पाकिस्तान में आई नो इतना आसान नहीं होता, बट I work with a lot of clients who are in tough situations, they're in difficult relationships, they cannot easily set a boundary. But then every week, I am their source of support, right? I help them build tolerance to whatever it is, or acceptance. या मैं उनको different तरीके से help करती हूँ to manage this relationship or exit it. अब पाकिस्तान में I know इस तरह से नहीं है, so I'm not giving any advice on that front. बस मैं इतना बोल रही हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को सिखा रही हूँ boundaries के बारे में, use your wisdom on that. It's not something you can apply in every relationship safely. If it is safe, please do it because it will benefit your mental health and it will benefit the relationship की एक मजबूती फिर बनती है ना. And if it is not safe to do so or you're unsure how to do it, then don't do it. If you can find a therapist to work with, that would be the best option. Um, और बस लास्ट में एक दो चीज़ें और ये बोलना चाहूँगी, एंड देन हम सवाल जवाब की तरफ जा सकते हैं. बाउंड्रीज चार तरीक़ों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से, इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एक होती है व्हाट वी कॉल रिजिड बाउंड्रीज. रिजिड मतलब बिल्कुल ही इधर से उधर दुनिया हो जाए, आप नहीं करेंगे जो आपने बोला. बिल्कुल ही सख्त तरीके से एक वो बाउंड्री है. एंड इतनी सख्त रिजिड बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स में दूरियां पैदा करती हैं. बिकॉज आप बिल्कुल एक पत्थर की तरह हो जाते हो किसी दो तीन बातों पे ना, कि बस ये है और ऐसा है और कुछ भी हो जाए बस ये होगा. और कभी कभार सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स में ऐसी कुछ ज़रूरियात होती हैं जिसमें थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होती है. अगर आप बिल्कुल ही पत्थर की तरह रिजिड बन जाओ कि इधर से उधर दुनिया हो जाए, मैं तो बस ऐसे ही रहूँगा या रहूँगी, तो फिर आप बहुत रिजिड हो गए. इसमें दूरियां पैदा होती हैं. सो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वुड कॉल अ हेल्थी बाउंड्री. फिर एक व्हाट आई कॉल अ लूज बाउंड्री. लूज बाउंड्री इज ढीली ढाली, कभी है कभी नहीं है. आज 9 बजे के बाद फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया. कल 9 बजे के बाद फ़ोन किया, मैंने उठा लिया. परसों किया, नहीं उठाया. तरसों किया, उठा लिया. आप लूज है. कभी आप बोलते हैं कि नहीं मैं 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाऊंगा, कभी आप उठाते हैं. तो ढीली ढाली बाउंड्री ना, दूसरे बंदे को समझ भी नहीं आएगी कि भाई, तो फिर वो दूसरा बंदा कॉल करेगा आपको 9 बजे के बाद कि आपने ढीली ढाली बाउंड्री रखी है. वो भी एक हेल्दी बाउंड्री नहीं है. इट्स कंफ्यूजिंग इन द रिलेशनशिप. आ, और फिर एक होता है कि बाउंड्री है ही नहीं. कुछ भी आपके साथ कोई भी सलूक कर ले, आप अपनी हदों से बाहर हो, अनकंफर्टेबल हो, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आप चुपचाप सहते रहोगे, वो है नो बाउंड्री. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. फिर जो ऑप्टिमल, जो हेल्थी बाउंड्री होती है, उसको मैं बोलती हूँ फ्लेक्सिबल बट फर्म. फ्लेक्सिबल बट फर्म. फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि आप एक बिल्कुल एक पहाड़ की तरह एक सख्त एक पत्थर नहीं है कि बस इधर से दुनिया हो जाए और कुछ नहीं है. लेकिन ये भी नहीं है कि हर दफ़ा कोई आपका फ़ायदा उठाए और आप बोलो अच्छा चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ. फ्लेक्सिबल का फर्म मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे के बाद 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स नहीं, आप नहीं फ़ोन उठाओगे बिकॉज आपने बोल दिया है कि उसके बाद मेरा सोने का टाइम होता है, फैमिली का टाइम होता है, पढ़ाई का टाइम होता है. लेकिन वो एक दो बार जब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्त, कोई सहेली जो भी है, बहुत ही कोई मुश्किल वक्त से गुजर रही है, या उसकी माँ बाप में से कोई एक गुजर गया है, या कुछ बहुत ही कुछ कुछ चीज़ हो रही है उसकी ज़िंदगी में, और वो आपको 9 बजे के बाद कॉल करे और आपको ये पता है और आप बोलो नहीं मैं तो फ़ोन नहीं उठाऊंगी, ये होगी रिजिड बाउंड्री. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरी है कि आपको पता है ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके दोस्त को बहुत ज़रूरत है,
क्या हुआ 9 बजे के बाद कॉल कर लिया, एक दफ़ा तो उठा सकते हैं ना फ़ोन। बट अब ये एक वो आदत ना बन जाए कि वापस से 9 बजे के बाद, एक अरसे तक आप उसको सपोर्ट कर लें कि ठीक है वो रात रात में ही कॉल कर सकता है या कॉल कर सकती है, जो भी। आप 2-3 दफ़ा, क्योंकि कोई मुसीबत में है या जो भी है, अफसोस में है, जो भी है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। बट देन अदर देन दैट इट्स अ फर्म बाउंड्री, इट्स नॉट समथिंग एनी वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ। बट यू नो कि कौन सी कुछ सिचुएशंस है जिसमें आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो। So that is the optimal kind of healthy boundary. और last चीज़ जो मैं 4 C's बोलती हूँ बाउंड्रीज के, the 4 C's of boundaries, setting a boundary is clarity, consistency, compassion and consequence. Clarity का मतलब आप, मतलब बहुत लंबा लंबा नहीं बोल के किसी को एक्सप्लेन करो। एक सिंपल सी बात है यार, 9 बजे के बाद मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी, वो मेरा आराम का टाइम होता है। यू डोंट नीड टू गिव लंबी लंबी बात, नहीं देखो मैं थक जाती हूँ, मुझे बुरा लगता है, आई नो तुम्हें कॉल करने का दिल चाहता है, पर एक्चुअली ये हो जाता है, पर वो इससे मैं 9 बजे के बाद, ये बहुत कुछ बोल दिया। एक सिंपल सी बात बोलनी है, 9 बजे के बाद आप कॉल करेंगे, मैं एक्चुअली नहीं उठाऊंगी, वो मेरा आराम का टाइम होता है। सिंपल सी बात है, एक दफ़ा एक सेंटेंस बोलना है आपने। या को वर्कर को जो भी एक सेंटेंस बोलना है कि देखिए अगर मैं पहले अपना काम करूंगी और अगर फिर टाइम हुआ तो मैं आपका करूंगी, वरना मैं आपको वापस दे के निकल जाऊंगी घर के लिए। एक लाइन बोलनी है, लंबा लंबा कुछ नहीं बोलना है, सिंपल सी बात रखनी है। दैट्स व्हाट आई मीन बाय क्लैरिटी। और वो सेम लाइन है जो आपने हर दफ़ा दोहरानी है, हर दफ़ा अलग अलग चीज़ें नहीं बोलनी है, एक ही चीज़ बोलनी है तोते की तरह, और सेम चीज़ बोलनी है ताकि उस दूसरे बंदे को समझ में आ जाए कि इसी, ये एक ही बात बोलती है हर दफ़ा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वही कि ढीला ढाला नहीं, कि कभी है कभी नहीं है, आज है तो कल नहीं है, इसके साथ है लेकिन उसके साथ, ये नहीं। एक एक ही चीज़ है कि बस ये है, और वो काइंड ऑफ इट स्टेज द सेम, यू आर कंसिस्टेंट इन सेटिंग योर बाउंड्री। कंपैशन, कंपैशन का एलिमेंट पे मैं बहुत ज़ोर डालती हूँ, इवन अपने गोरे क्लाइंट्स के साथ द वेस्ट में, और आप लोगों के साथ भी, कि बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ी से बात करें या बेरहमी के साथ बात करें किसी के साथ। आप रहमी के साथ प्यार से इज्जत से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप बदतमीजी पे उतर आए अपने दोस्त को वर्कर माँ बाप बहन भाई के साथ। आप बहुत एक तमीज़ से किसी से बात समझा सकते हैं कि यार ये ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ये मेरे ठीक लिए नहीं होता, ये ठीक नहीं होता, तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं आज से ये नहीं करूँगी। एक सिंपल सी बात है, आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। और हर दफ़ा जब दोहराना पड़े तो आप इसी अच्छी तरह से बोल दें बार बार, बिकॉज आपको ये समझना है कि दूसरे बंदे को टाइम लगेगा ये बात समझने में, क्योंकि आप एक नई चीज़ कर रहे हैं। तो दूसरा बंदा फौरन इस बात को नहीं समझेगा, और वो थोड़ा सा पुश करेगा, देखेगा कि अगर मैं करूँ तो ये इसकी बाउंड्री है कि नहीं, वो थोड़ा सा कोशिश करेगा दूसरा बंदा। आपकी माँ, आपका बाप, आपका बहन भाई, वो तो आके करेंगे वही चीज़ जो हमेशा करते आए हैं, बिकॉज उनको आदत है करने की। आप एक नई चीज़ करें तो आपको थोड़ा सा सब्र लेना होगा कि टाइम लगेगा, वक्त के साथ दूसरा बंदा इस बात को समझेगा। और आखिरी चीज़ है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पनिश करें दूसरे बंदे को, डजंट मीन पनिशमेंट, इट जस्ट मीन्स यू हैव इट इन योर हेड कि अगर बंदा ये करेगा तो मैं क्या करूँगी। सो फॉर एग्जांपल आपका कोवर्कर, आपने कल ही उसको बताया कि यार मैं एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं ले सकती, मेरा अपना ही बहुत काम है, तो आई एम सॉरी मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी। आपने कल ही एक कोवर्कर को बताया, आज वो फिर अपनी फाइल आपकी डेस्क पे रख के चला गया। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये है कि आप फाइल उठाएं, जाके उस बंदे को याद कराएं कि देखें मैंने आपको ये कल बोला था, तो ये रही आपकी फाइल, मेरे पास आज टाइम नहीं होगा करने का, आई एम सॉरी। राइट, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस एज इन यू आर जस्ट टेकिंग सम कोर्स ऑफ एक्शन टू मेक श्योर कि ये रहेगी बाउंड्री, किसी आपका फायदा नहीं उठाए। कॉन्सिक्वेंस कुड बी यू माइट पिक अप द फोन एंड से यार आप मुझे 3-3 4-4 बार कॉल करो, मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती, मैं आपको फिर याद करा रही हूँ, और फिर आप बेशक अपना फोन म्यूट पे करके सो जाओ, म्यूट पे करके। राइट, दैट वे यू आर सेटिंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, मैं अपनी फ़ोन ही म्यूट पे कर दूंगी।
दोस्ती में दोस्त की कोई रिलेशनशिप हो या बहन भाई की कोई रिलेशनशिप हो, अगर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अपने भाई बहन से आपने या दोस्त से बोला है कि आई डोंट लाइक इट व्हेन यू स्पीक टू मी दिस वे, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुली या बदतमीजी से कभी कभार बात करना शुरू कर देते हैं आपके साथ, किसी और का गुस्सा आप पे निकालना शुरू कर देते हैं, और आपने उनसे ये प्यार से बात की हुई है कि देखो नेक्स्ट टाइम आप किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालोगे, मैं हट जाऊंगी कमरे से, मैं नहीं इसको लूंगी। But say this person keeps doing it, they keep doing it, they're not listening, then there needs to be a consequence, right? Consequence could be, for example, if it's a दोस्त, बेशक आप अपनी दोस्ती ना ख़त्म करो, शायद आपको और अच्छी चीज़ें लगती हैं उनके बारे में, आप दोस्ती रखना चाहते हो, लेकिन शायद आप डिसाइड करो कि भाई जितना हम पहले मिलते थे और बातचीत करते थे शायद हम उसको कम कर लेंगे। पहले शायद हम हफ्ते में 3-3 दफ़ा प्लान बनाते थे मिलने का, अब हफ्ते में एक ही दफ़ा या महीने में 1-2 दफ़ा बस, बिकॉज ये रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, ये बंदा मेरी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो शायद थोड़ा सा हमें डिस्टेंस डालना है अपनी रिलेशनशिप। दिस कुड अप्लाई विद अ ब्रदर एंड अ सिस्टर एज वेल, राइट? आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक घर में रहते हैं तो रोज़ाना आपको उनके साथ उनके कमरे में ही बैठना है, हालांकि आपको पता है कि वो किस तरह से आपसे बात करते हैं या सलूक करते हैं, जो भी आप कम कम टाइम गुजारें उनके साथ। इस्लामिकली भी दिस इज़ कम्प्लीटली ओके। अल्लाह ताला की तरफ से हमें सलाम दुआ और इज़्ज़त से बात करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम 3-3 घंटे उस बंदे के साथ बैठे जो हमारे साथ बदतमीजी करता है, राइट? सो अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, you can invite someone else to talk for that. I'm not an expert on that, but that's just my opinion. So I think that's everything that I've covered. शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, तो अगर if there's anything that you are confused about, you're unsure about, have any questions, feel free to ask. ज़रा बहुत शुक्रिया। क्लैरिटी तो ऑलवेज आपकी बहुत अच्छी होती है, और जो टाइपोलॉजी आपने बाउंड्रीज की दी और दूसरा जो टेम्पलेट आपने दिया 4 C's का, वो बहुत कमाल है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चंस Yes. भी आ गए हैं डॉक्टर अफशां। जी डॉक्टर साहब, इस्माइल आप पूछ लें मीनवाइल। अच्छा ज़ारा, मैं आपसे ये पूछना था कि इतने अरसे के बाद ना, जिंदगी ज्यादा गुजारने के बाद, वो बाउंड्रीज का थोड़ा सा आइडिया मुझे हो गया कि वो जब हम बहुत ज्यादा लोग आपको यूज कर रहे होते हैं ना, तो आप ही असल में तंग हो रहे होते हैं। अब जब हम बाउंड्रीज बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इस बंदे से इतनी बात करनी है या इस बंदे से इतनी देर बात करके ना, तो वो परेशानी होती है। तो उसके बाद जो आपका एक वक्त गुजरा होता है ना उनके साथ, बाजुकात, यानी फर्ज करें मैंने किसी के साथ बाउंड्री सेट कर ली, अब मैं आई एम ओके, मैं बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन बात वो जो एक अच्छा टाइम गुजरा होता है ना साथ, वो बड़ा तंग करता है कभी कभी, कि भाई मतलब जैसे बहन भाइयों के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरा होता है बचपन में, वो मेमोरीज होती हैं, लेकिन किसी वजह से आपने उनके साथ मिलना जुलना कम कर दिया है क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। तो वो चीजें जो है, यानी अपने आप को मुतमिन हम कैसे करें, वो जो हमें फ्लैशबैक्स हो रहे हैं या हमें वो परेशानी होती है, उसको उस वहां से खुद को कैसे निकालें। Right. थैंक यू। हाँ, अगर अगर आपको कुछ ऐसा करना पड़ा जिसमें आपको डिस्टेंस लाना पड़ा एक रिलेशनशिप में, देन जाहिर है देयर इज अ ग्रीफ, राइट? यू आर ग्रीविंग ऑल्सो द लॉस ऑफ द रिलेशनशिप यू वंस हैड। तो उस जो आपको अब सुकून मिल रहा है, आप देख लेना, या तो मैं परेशान रहूं लेकिन ये क्लोजनेस है जिसमें कुछ अच्छी मेमोरीज और ये सब होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मैं परेशान ज़्यादा रहती हूँ। और अगर अब मैं सुकून में हूँ तो हाँ, ये जो अच्छा वक्त अपन गुजारते थे अब ये कम हो गया है, तो आप सुकून में हैं और आप इस बात का अफसोस भी साथ में कर सकती है कि ठीक है, अगर मुझे अपना सुकून प्यारा है तो ये एक चीज़ मैं ये सैक्रिफाइस कर रही हूँ। And this is something you just have to learn to come to terms with, कि that come to terms with। Ideally ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने, फॉर एग्जांपल अगर भाई बहन है तो आप आइडियली आप उससे बात कर सकें कि देखो मैंने इस वजह से वक्त कम गुजारना शुरू किया बिकॉज मुझे ये चीज़ दुख पहुंचाती थी, लेकिन एक्चुअली आई मिस यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, क्या हम इस चीज़, कैन वी वर्क ऑन दिस थिंग दैट यू डू दैट रियली अपसेट्स मी, इज देयर अ वे वी कैन वर्क ऑन दिस, कि आप अगर ये ना करें या कम करें या इस बात का ख्याल रख लें जब आप मेरे आसपास होते हैं, तो फिर मेरा बहुत दिल चाहेगा आपके साथ वक्त गुजारने का, हम उस तरह से हो सकते हैं वापस। सो आइडियली you're not creating distance in the relationship is not the first thing that you're doing,
That's not something I would recommend, right? That's not the first course of action. First course of action तो यही है ना कि आप रिलेशनशिप को किसी तरह से बना के रखें। डिस्टेंस तो तब तब मैं बोल रही हूँ कि आप कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप प्यार से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कंपैशन को सब कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा बार बार फॉर एग्जांपल बदतमीजी पे उतर आता है या जो भी है करता है, फायदा उठाता है, फिर आप बोले ना कि अब खून के रिश्ते हैं, तोड़ भी नहीं सकते हैं, उनको रखना भी है। तो फिर यही कर सकते हैं ना कि आप सलाम, दुआ, तमीज़, खैरियत वो सब रखे रिश्ते में, लेकिन वो जो एक करीबी थी, हाँ शायद अब वो कम हो गई है, शायद वक्त के साथ वापस आ सकती है, शायद वो बंदा भी बदल सकता है। But yes, I understand what you're saying, and I think it's then you just weigh your pros and cons, right? Do I want to live in this discomfort, but then have these few happy memories, or be at peace a lot more and have sukoon in my life? But yes, then I'm sacrificing this good that I had, and then you just, find closure in that. बहुत शुक्रिया ज़ारा। जी डॉक्टर अफशान, डॉक्टर साहब आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, बिल्कुल मैं हूँ। कैन यू हेयर मी? जी जी आ रही है जी। आवाज़ आपकी। जी अच्छा, ओके। अब ये मेरा जूम कोई इशू कर रहा था, कभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, कभी माइक। हाँ, दारा, थैंक यू सो मच। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर। जब आप 4 C's पे पहुंची एग्जैक्टली उस वक्त मेरे जहन में एक बात आ रही थी, एंड दैट एक्चुअली इज अ क्वेश्चन ऑन अ 5th C। वो ये था कि जब आपने कहा ऑप्टिमल बाउंड्रीज एंड यू सेड फर्म बट फ्लेक्सिबल, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि इफ दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू हेल्दी पीपल, जो मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली हेल्दी लोग हैं, तो कैन वी थिंक ऑफ को कंस्ट्रक्टेड बाउंड्री जो दोनों मिल के तय कर लें? क्योंकि मुझे बीच में मैं डिस्कनेक्ट भी हो गई थी, लेकिन मुझे ये लगा कि मोस्ट ऑफ इट वाज अ बाउंड्री बीइंग set by me and telling other person. So can there be a perspective जहां हम co-constructed boundaries देखें? Thank you. बिल्कुल बिल्कुल जी, ज़रूर ऐसा होता है। सो देन दोज आर एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल, राइट? तो को कंस्ट्रक्टेड बाउंड्रीज जो आप बोल रही हैं, फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी अग्री कर सकते हैं हमारे इन लॉज के साथ, फॉर एग्जांपल, राइट, कि जैसे हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी we are both in agreement that this is a topic or this thing or whatever it is we feel uncomfortable, इस चीज़ को हम दोनों अग्री करते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है, और हम दोनों एक ही फ्रंट पे एक ही बात अपने फैमिलीज को बोलेंगे, ताकि ये ना हो कि ये फैमिली मेम्बर पर उसको कॉल कर रहा है या ये उसको कॉल कर रहा है। वी आर इन एग्रीमेंट एंड वी बोथ से द सेम थिंग्स टू आवर फैमिलीज और टू आवर इन लॉज या जो भी है ना, फॉर एग्जाम्पल। सो इस तरह की बाउंड्रीज माँ बाप और बच्चों के बीच में, फॉर एग्जांपल, होनी चाहिए बाउंड्रीज। पेरेंट्स शुड हैव अ सर्टेन सेट ऑफ बाउंड्रीज with kids that are healthy. For example, माँ बाप जो मियाँ बीवी का रिश्ता है और जो उनकी जो बातें होती हैं वो बच्चों पे नहीं आनी चाहिए, राइट? एक वो बाउंड्री होनी चाहिए मियाँ और बीवी के बीच में कि देखो, हमारे बीच में जो भी हो हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दैट्स अ को कंस्ट्रक्टेड बाउंड्री, राइट? यू बोथ आर इन एग्रीमेंट फॉर दैट। या हमारे बीच जो भी हो, हम पीठ पीछे जाके इस बच्चे के कान में बातें नहीं डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल। या कुछ डिसीजंस, फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइड द किड्स विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस, दिस इज सो दैट्स अनदर एग्जाम्पल। बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स एक यूनिट की बाउंड्रीज होनी चाहिए। हस्बैंड एंड मियाँ बीवी की बाउंड्रीज एक होनी चाहिए, एक साथ बनाई हुई, जो आप फॉर एग्जांपल दूसरे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को कन्वे कर सकते हैं इकट्ठा और अलग से, बट यू सेइंग द सेम थिंग। और एज अ फैमिली यूनिट, even a family can have its own set of boundaries, right? Its own kind of set of rules that it operates on, and एक understanding है माँ बाप, भाई बहन, बच्चों में, सब में, कि हम ये हद किसी के साथ अपनी फैमिली में नहीं क्रॉस करते, ये हम कभी नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हाथ उठाना, कुछ फैमिलीज में एक साफ लिमिट होती है, कुछ भी हो जाए, हम कभी भी, कोई भी हमारे घर में किसी पे हाथ नहीं उठाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो जो देव ग्रोन अप इन फैमिलीज के, कितना भी गुस्सा हो जाए हाथ कभी किसी ने किसी पे उठाए। ये एक बाउंड्री होगी फैमिली की कि हम कभी भी हाथ उठाने वाली बात पे नहीं आते। कुछ फैमिलीज होते हैं जिसपे आवाज़ ही नहीं
चीख के कोई बात करता, सब एक तरीके से बात करते एक दूसरे के साथ। ये भी आप उसको एक बाउंड्री बोल दे, एक तरीके की, एक फैमिली की एक बाउंड्री, कि सब एक ही तरीके से बात करते एक दूसरे से, कोई ऊंच के चीखी आवाज इस तरह से बात नहीं करता। तो yes, there are 100% co-constructed boundaries which should be there in a unit, whether it's a couple unit, parent unit, family unit, even a friends unit. uh, तो हाँ, बट फिर एक अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत होती है ना, टू मेक श्योर यू बोथ ऑन द सेम पेज। जी जनाब, आगे चलते हैं। ज़ारा, मायदा और फिर अक्सा। जी मायदा। Yeah, hi Zara. It was a brilliant session. So thank you so much. Zara, मेरा question ये था कि I understand setting boundaries. I understand how not setting boundaries has caused difficulty asserting personal needs, या एक guilt होता है, एक burnout होता है over obligations का. So वो तो basic level पे we have to survive through this, या उसको change करने की ज़रूरत है. बट मेरा हमेशा एक पॉइंट होता है कि जब भी हम एक वेस्टर्न आइडिया को कम्प्लीटली ईस्टर्न वर्ल्ड पे इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं ना, तो फंडामेंटल्स डिफरेंट होने की वजह से बहुत से इश्यूज आते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी हिस्टोरिकली एक कलेक्टिव सर्वाइवल मैकेनिज्म पे चली है। हमारी सोसाइटी में सोशल सपोर्ट सिस्टम्स बहुत डीप रूटेड हैं, डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, एक कोऑपरेशन और एम्पैथी है। तो अगर हम बिल्कुल एक वेस्टर्न आइडिया को या इतनी क्लियर बाउंड्री सेट करने लगेंगे, तो जो हमें बेसिकली सेल्फहुड का जो आइडिया है वेस्टर्न वर्ल्ड का, क्या वो इतना इजीली इम्प्लायबल है हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में? एंड इफ इट्स नॉट, हाउ डू वी लाइक व्हाट डू वी डू टू मेक इट एन ईजियर ट्रांजिशन फॉर अस? जी, yeah, it's not easy at all. I completely understand what you're saying, because किसी एक बंदे ने आके ये करना शुरू कर देना अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान और एक पूरी सोसाइटी में, the whole society also needs to support this idea, right, for it to really work as a whole. तो ये चेंज एक बंदे से तो नहीं आएगा, ना ही ये चेंज एक जनरेशन से आएगा। ये तो चेंजेस आते हैं ना सोसाइटी में ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन्स। अब ये बाउंड्रीज भी, फॉर एग्जांपल, जिसको हम बोल रहे हैं वेस्ट का आइडिया है, हालांकि हमें वेस्ट का आइडिया बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि हम प्रॉब्ली इस्लाम में भी इसका बेसिस ढूंढ सकते हैं आसानी से। आई एम श्योर देयर इज अ बेसिस फॉर दिस इन इस्लाम। आई जस्ट हैवंट डन माई रिसर्च ऑन दिस। बट क्या कहते हैं, हाँ, ये जो हम वेस्ट का बोल रहे हैं, ये एक ज़माने में वेस्ट में भी नहीं थी, और इनफैक्ट अभी भी नहीं है। मेरे पास जो इतने क्लाइंट्स आते हैं, बहुत बहुत की फैमिलीज में बाउंड्रीज नहीं है। देयर आर नो बाउंड्रीज, और देयर बैड बाउंड्रीज और रिजिड बाउंड्रीज और लूज बाउंड्रीज। इतने यहाँ के मसले मसाइल हैं, वो लैक ऑफ बाउंड्रीज की वजह से भी हैं। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो बर्नड आउट होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। दे आर ऑलवेज बर्नड आउट, ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड आउट विद वर्क। उनकी काम पे बाउंड्रीज नहीं होती, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पे भी बहुत से मसले हैं जो बाउंड्रीज ना होने की वजह से हैं, या अच्छी बाउंड्रीज होने की वजह से नहीं है। सो आई डोंट थिंक दिस इज नेसेसरली अ वेस्ट ईस्ट थिंग, दिस इज अ ग्लोबल थिंग। ग्लोबली हम लोग को ये इस बात की इतनी समझ नहीं आई है अभी तक कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। और अगर हम सब ये मिल के इसको करें, तो a lot of us could be much more healthier individuals in society. तो ये एक बंदा नहीं चेंज कर सकता, ये बहुत से लोगों को मिल के, पर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही होता है ना। देखिए, इस जनरेशन में, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, ईस्ट का नहीं पता, पर एटलीस्ट अमेरिका में, कनाडा में, वेस्ट में थेरेपी जो है, मेंटल हेल्थ, बहुत, it was very taboo. It's only in the last couple of decades, और या लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, लास्ट डेकेड समझे, जिसमें इसका टैबू कम हुआ है और लोग एक्चुअली आ रहे हैं थेरेपी में। ये इतनी कोई एक्सेप्टेबल बात नहीं थी। यही समझा था कि आप बहुत ही कोई पागल हो गए जो आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे। वो तो अब लोगों को जाके समझ में आ रहा है कि ओ, हमें पागल होने के लिए नहीं जाना होता थेरेपिस्ट के लिए। वी कुड जस्ट बी स्ट्रगलिंग विद समथिंग एंड वी कैन गो टॉक टू समबडी फॉर अ फ्यू सेशंस। तो ये समझ तो अब भी यहाँ पे जाके लोगों को नज़र आ रही है। अब हैं कि और लोग आ रहे हैं। अब हैं कि हस्बैंड्स आर कॉलिंग मी। पहले तो सिर्फ औरतें ही मुझे कॉल करती थी, अपने मियाँ को लेके आती थी। अब तो हस्बैंड्स आर पिकिंग अप द फोन एंड कॉलिंग एंड सेइंग आई वांट टू वर्क ऑन माय मैरिज, यू नो। सो ये तब्दीली जो है, ये तो वेस्ट में भी अब आ रही है। तो बाउंड्रीज की भी समझ अभी वेस्ट में आ ही रही है। ये जो सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक था ना,
इसमें भी बहुत मसले मसाइल हुए हैं वेस्ट में, बहुत रिलेशनशिप्स ख़राब हुई हैं, बहुत फैमिलीज इसके ऊपर टूटी हैं बिकॉज एक बंदे ने बस अपने बारे में सोचा. In fact, if you're keeping boundaries and if everyone is maintaining healthy boundaries, you are thinking about yourself, but you're not foregoing your relationship. You're actually saying, hey, I want to have a relationship with you. I don't want to lose you in my life. Let's maintain this relationship and let's keep these rules. What are your rules? What are my rules? And rules बहुत एक सख्त word लगता है, but what will help both of us feel comfortable in this relationship, right? This would be my comfort, this would be your comfort. Let's keep a relationship, right? So boundaries actually help you keep a relationship, not lose a relationship. क्योंकि जब आप नई boundaries रखते हो, आप burnt out हो जाते हो, आप overwhelmed हो जाते हो, आप stressed out हो जाते हो, आप नाराज हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, एक्चुअली तो आप फिर दूसरे बंदे से या तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो या बात करना छोड़ देते हो. इसी तरह की चीज़ें होती है ना फिर. तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम सब मिल के कुछ ऐसा करें कि हम एक दूसरे को ज़्यादा समझें, बेहतर समझें, ज़्यादा ऑफेंड ना हो और मिल के इस बात को करें. पर करना इसको डेफिनेटली ईस्ट में आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल नॉट बी एन ईजी थिंग टू अप्लाई. आई वुड जस्ट थिंक हमारा जो कल्चर है जिसको हम कल्चर लेके चलते हैं, और अगर देखें हम आई एम असूमिंग ऑल ऑफ अस, हम सब मुसलमान हैं, आई एम असूमिंग ऑल ऑफ अस, सारे नाम मुसलमान नाम लग रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ अस इन पाकिस्तान आर मुस्लिम्स, राइट? दीन हमारा एक तरीका है जिससे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. कल्चर एक्चुअली इन माय ओपिनियन इज़ क्वाइट टॉक्सिक. हमारे कल्चर में जो चीज़ें होती हैं ना, वो अल्लाह के नाम पे हम करते हैं, पर एक्चुअली कुरान में, हदीस में उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं होता है. लेकिन हम उसको दीन इस्लाम को उसमें ले आते हैं, बोल देते हैं ये तो हमारा कल्चर है भाई, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ. But culture is actually, unfortunately, very, very, very toxic. And it is so, it's been Islam and culture इतना वो मिक्स हो गया है ना पाकिस्तान जैसी कंट्री में कि अब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कल्चर है और ये इस्लाम है. और एक्चुअली हमें कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी जीनी है. तो हमारा कल्चर क्या बोलता है आई डोंट नो, लेकिन इस्लाम क्या बोलता है आप वो देखें. आप उस पॉइंट पे आके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें. उसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप बाउंड्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट से हदीस को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, किसी अब इतने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बड़े बड़े हमारे, जिनके सब हम नाम जानते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं सवाल जो आप उनसे जाके सवाल करें. आपको आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इसका बेसिस मिलेगा कि बाउंड्री रखना तमीज़ से, इज़्ज़त के साथ, कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है. I think, but I could be wrong. Please do your own research. So my answer to your question would be, instead of focusing on the culture के हाई हमारा culture है इसे कैसे करें, आप अपनी ज़िंदगी, अगर आप मुसलमान हैं और दीन आपके लिए ज़रूरी है, तो I would say then align your life to deen. See if boundaries actually have a basis for that and that. Is there something wrong I'm doing by telling my mom this or my dad this or my brother this or my friend this? वो ना समझे, वो उनका मसला है ना, वो अपनी कल्चरल उसमें फंसे हुए हैं. लेकिन अगर आप इस्लाम के तौर पे बात करें किसी रिश्तेदार से या किसी से, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपसे आर्ग्यू करना या आपके साथ कुछ करना, राइट? सो दैट वुड, आई गेस दैट्स व्हाट आई वुड say is the way perhaps people in Pakistan could move forward, is separating हाँ. culture from Islam and looking at Islam, because Islam में रिश्तों में बहुत कुछ अल्लाह ताला ने बोला हुआ है. और मेरे नहीं ख्याल में उसमें ये बोला हुआ है कि आप जिंदगी परेशानी में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, ओवरवेलम में, मुसीबतों में, रातों की नींद में, इस सब में गुजारो. मेरे नहीं ख्याल से अल्लाह ताला हमारे लिए ये चाहते हैं. आई थिंक वो भी चाहते हैं, और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके भी अगर आप एग्जाम्पल्स देख लें, वो किस तरह से अपनी बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्तों, कंपेनियंस के साथ थे. वो ऐसे नहीं थे जिस तरह से हम होते हैं. ही इज़ सपोज टू बी आवर एग्जाम्पल. And if you follow his example, perhaps you might see there's a lot of basis for respect and good health in relationships that actually come from boundaries. Good, I hope excellent, that Zara, helps. excellent, excellent. I enjoyed your response. जी अक्सा. Hello, thank you so much. I joined the session quite late, तो हो सकता है मैंने ये बात मिस कर दी हो. I'm not sure if you have addressed this or not. लेकिन मेरा एक सवाल आ रहा था boundaries और relationships के बारे में सुनकर के जब भी हम बात करते हैं boundaries की in relationships, and this
is relevant for all types of relationships. तो बाउंड्रीज मेंटेन करने में मेरे हिसाब से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन होती है कि फाइन आई एम कम्युनिकेटिंग a certain boundary or a certain idea with you, but are you willing to understand that or not? और oftentimes ये होता है कि there is no understanding or no willingness to communicate. आप communicate करना चाह रहे होते हैं but you are not having a positive response from the other side. तो अब again this is very situation based और context based और उसमें nuances हो सकते हैं, लेकिन एक general approach इसमें फिर क्या होनी चाहिए कि कब तक आप वेट करें या कब तक आप उनको ये चांस दें कि मे बी दे कम्युनिकेट बैक, क्योंकि एट टाइम्स जब हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी एक ये खदशा आता है कि मे बी आई एम साउंडिंग टू डेस्परेट, और स्पेशली इन टूडेज एज ऑफ सोशल मीडिया हम इस चीज़ को बहुत ओवर थिंक करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन ऑनलाइन होती है, तो उसमें वी आर ओवर थिंकिंग, वी आर अस्यूमिंग सर्टन थिंग्स, एंड उसमें फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने का आपका भी फिर दिल नहीं चाहता। तो वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन और उस हैंगओवर में से कैसे निकला जाए, बिकॉज इफ द अदर पर्सन जस्ट लेट्स यू स्टे इन दैट हैंगओवर, तो फिर उससे कैसे मूव ऑन किया जाए, कब तक कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाए और किस तरह से इसको लेकर चला जाए? इफ यू वुड प्लीज कमेंट ऑन दिस। जी ज़रा। So, so एक जो मेरा वन ऑफ द चीज इज क्लैरिटी, राइट? कि सिंपल सी बात रखो, आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स, लंबी लंबी कहानियां किसी को बताने की जरूरत नहीं। इट्स योर बिजनेस, व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, इट्स योर बिजनेस। यू डोंट नीड टू गिव लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस टू पीपल। आपको एक सिंपल सा बात बोलनी है, राइट? एक सिंपल से बात, एक लाइन के, गोइंग बैक टू द सेम 9 PM एग्जाम्पल, कि 9 बजे के बाद मेरा आराम का वक्त होता है, उसके बाद मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी। अब कोई आपकी बात ना सुने और या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें हाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या जो भी है, तो देखें, सिंपल सी बात है, खून का रिश्ता है तो एक अलग बात होती है। अगर खून का रिश्ता नहीं है और कोई ऐसा रिश्ता है जैसे दोस्ती दोस्ती यारी टाइप ऑफ रिश्ता, या कोई कोवर्कर रिश्ता, या कोई कोई इस तरह का रिश्ता है, तो भाई आप क्यों इतना टॉलरेट करें? अगर अगर दूसरा बंदा कोई बात नहीं समझ रहा है तो मे बी दैट रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू, राइट? व्हाई डू यू हैव टू बी सो डेस्परेट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क when this other person is clearly showing you their capacity, and in their capacity they're not willing to listen, they're not wanting to respect your boundaries. तो आप you decide, right? Why do you want to keep staying in that type of relationship if you can exit it? um, फिर बात आती है जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की। चलें ठीक है, वो खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसी रिलेशनशिप है कि आप बस ऐसे एग्जिट तो नहीं कर सकते ना, एक निभानी भी होती है। उसमें फिर होता है कि यू फाइंड वेज टू टॉलरेट एंड एक्सेप्ट। इफ़ यू फील इट्स अ सर्कमस्टांस कि मैं इस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकती, मैं शादी नहीं तोड़ सकती, या जो भी है, नहीं निकल सकती, जो भी मजबूरी है आपकी और आपको रहना है उस रिलेशनशिप में, देन यू हैव टू फाइंड वेज टू टॉलरेट एंड एक्सेप्ट, राइट? तो अब आप समझ गई हैं कि मेरा बोलने का फ़ायदा है नहीं, ये बंदा वही करेगा जिसको करना है, और मुझे उससे दुख पहुंचता है या परेशानी होती है, जो भी है। बट नाउ हाउ डू आई फाइंड अ वे टू कोप विद दिस दुख, परेशानी, स्ट्रेस, ओवरवेलम, whatever it is? How do I tolerate it? How do I find a way to accept it? What tools do I have in my toolbox to manage the feelings that I'm having? This is where therapy helps, right? To have a therapist that you can work with as your support system. Um, और कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप एक डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे शमाइला थी जो डिस्टेंस ले आई है कुछ रिलेशनशिप्स में, उनको दुख होता है, वो मिस करती हैं रिलेशनशिप को, लेकिन डिस्टेंस वाज गुड फॉर हर, इट वाज हेल्थी फॉर। सो यू कैन ईदर हैव अ डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप कि मैं इतना नहीं मिलूँ जुलूँगी जितना मैं पहले मिलती थी, मुझे ख़त्म भी नहीं करनी है, या अगर कोई ऐसा रिश्ता है कि वो ख़त्म हो सकता है तो ख़त्म करें। आपको क्यों उस रिश्ते में रहना है जो जो आपको इतना, आपके लिए इतना मुश्किल कर देता है? रिश्तों में इतनी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, आसान होने चाहिए। तो अगर इतना मुश्किल है, आप क्यों रखना चाह रही हो उस रिश्ते को? और फिर जहाँ बात आती है खून के रिश्ते, उसमें भी जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम में आपको सलाम, दुआ, खैर खैरियत, बस एक तमीज़ से बात करनी है, उससे ज़्यादा आप और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपको रखना है, उससे ज़्यादा आपको इतना
वो करने की ज़रूरत नहीं है रिश्ते में. यू मेट व्हाट यू सपोज टू डू एज अ मुस्लिम. इफ़ यू आर डूइंग द bare minimum ऑफ सलाम दुआ खैर खैरियत, बस इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है. और फिर like I said, then if there's a relationship in which जैसे मियाँ बीवी टाइप या माँ बाप, फिर ऐसा है कि आप कुछ और आप then you just find ways to tolerate and accept, but then you find a way to support yourself in other ways, ताकि आप struggle ना करें internally. And like I said, that's where a therapist helps. जरा 3 क्वेश्चन और हैं अभी, तो इकट्ठे ले लें या बारी बारी ले लें? That's uh sure, जैसे भी आप चाहें. It's okay, इतना मेरा वो ठीक hard and fast नहीं है, but अगले 10-15 मिनट ठीक में I'd like to wrap ठीक up. ठीक ठीक, इट्स ओके, इट्स ओके. जी नूरे साहब, तो उसी तरतीब से लेते हैं जिस तरतीब से लोगों ने पूछा. जी नूरे साहब. थैंक यू सारा, आई रियली एंजॉय. लास्ट टाइम भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था अभी भी. तो मेरा क्वेश्चन ये है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर एन एग्जांपल फ्रॉम इस्लाम बाउंड्री की, कि इस्लाम में ऐसे है कि आप किसी के घर अगर जाते हैं तो यू आर अलाउड टू नॉक ओनली 3 टाइम्स, और 3 दफ़ा नॉक करने के बाद अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ इन द हाउस एंड यू नो, तो आप वापस आ जाएं और उसके बारे में बिल्कुल बुरा ना सोचें. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट, कि जो That's आपका पॉइंट है वो exactly it. बिल्कुल ठीक है. Yeah. That's exactly it. हम बहुत सी यहाँ फैमिलीज होती हैं, वो समझती हैं कि आप किसी के घर, ऐसी माँ बाप का हक है कि आपके घर में चल के आ जाएं, या इन लॉज का हक है कि वो घर में ऐसे चल के आ जाएं. ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है. आप बगैर किसी की इजाज़त लिए, चाहे वो आपका बेटा बेटी भी हो, आप नहीं जा सकते हो. और जैसे आपने बोला खटखटा के भी, तो इस्लाम में इतना कुछ है कि आपको, आई एम श्योर इफ़ यू लुक्ड इनटू इट, यू विल फाइंड अ बेसिस फॉर बाउंड्रीज. एज लॉन्ग एज देयर इज एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, बाउंड्रीज में क्या गलत है? दैट्स ट्रू. बिल्कुल सही. अच्छा ज़ारा, जो नूरे साहब ने ये एग्जांपल दिया ना, ये कल्चर और रिलीजन के डिफरेंस को भी बड़ा वाजे करती है ना, जो अभी एग्जैक्ट बात कर ली थी कि भाई कितना देखिए इस. हमारी फैमिली होता है. या हाँ, हिदायत तो ये है कि आप 3 दफा बोले, नहीं कोई दरवाजा खोलता तो बुरा ना मनाए, वापस आ जाए. लेकिन हम कल्चरली बुरा मनाते हैं बावजूद इस इंस्ट्रक्शन के. तो ये हेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आरबिश खान और फिर सुबुक सैयद. जी आरबिश. अच्छा, ओके मैम. मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली कि जैसे आपने बोला कि इट्स योर राइट कि अगर कोई रात में आपको कॉल करता है और आप एक बाउंड्री किसी भी बंदे के साथ सेट कर रहे हैं कि यार इट्स माय टाइम और इस टाइम में मैं किसी की भी कॉल कॉल नहीं ले सकती, या आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ. तो ऐसे होता है कि आप बोल तो देते हो लेकिन आपके अंदर एक वो गिल्ट आ जाता है, लाइक आपको बुरा फील होने लग जाता है. तो उस गिल्ट को कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि यार मुझे बुरा भी फील हो और ये मेरा राइट है कि मैं किसी को बोलूं कि यार आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, ये इट्स माय बाउंड्री. और वो गिल्ट आता किधर से, लाइक आप सही भी होते हैं और आप गिल्टी भी फील कर रहे होते हैं, तो ये क्या सिचुएशन? ये जो आपने सवाल पूछा है ना, वो एक थेरेपी सेशन वाला सवाल है. बिकॉज इट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ द गिल्ट, है कि ये गिल्ट आ कहाँ से रहा है. और ये आ कहाँ से रहा है, वो हर बंदे में अलग जगह से आता है. पहली बात है, हर किसी को फील नहीं होगा, और जिसको फील हो रहा है क्यों फील हो रहा है, और जिसको फील हो रहा है कहाँ से आ रहा है. हर बंदे का गिल्ट किसी का कल्चर से आ रहा होगा, किसी का इस्लाम से आ रहा होगा, किसी का माँ बाप की वजह से, और जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है. सो ये तो आपको समझना होगा, with or without the help of a therapist, कि what is the source of my guilt, what is causing this guilt, because I'm not doing anything wrong yet I'm feeling bad. Does it have to do with the way that you were raised by your parents, कि शायद आपके अंदर इतनी एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि दूसरे को खुश रखना है, दूसरे का सोचना है. अगर आपके अंदर इतनी एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, जब से आप 2 साल से थी आपके अंदर ये एक बात बिठाई हुई है, तो अलग अलग तरीकों से, तो आप 30 साल की होंगी, 40 साल की होंगी, 50 साल की होंगी, ये बात आपके अंदर हमेशा रहेगी. आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन वो आपके एक्शंस में निकलती जाएगी, बिकॉज इट्स एन automatic default way. It's the way that your brain is wired. So now when you're trying to do something different to how your brain is wired, you're feeling guilty because it feels wrong. Even though you know it's not wrong rationally, emotionally you're feeling like it's wrong. That's where you go to a therapist for help, right? Because then they help you relieve that guilt and help you rewire your brain in a way where you understand कि rationally भी मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, emotionally भी इसका कोई feeling नहीं आ रही saying कि जैसे तुम कुछ गलत कर रही हो. So that requires a therapy session. बहुत शुक्रिया ज़ारा. तो आखिरी सवाल सुबुक सैयद की तरफ से. जी सुबुक.
अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका भी और तमाम जो लोग हैं। और बहुत अच्छा सेशन ये था, और लाजमी इसके अंदर मुझे लगता है थोड़े से मेरे सवालों को तो एड्रेस भी कर लिया गया है। लेकिन दो चीज़ें मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। एक, हमारे यहाँ मुरव्वत का कल्चर है, वो लाजमी हमारी मिट्टी से भी हमें मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो मज़हब की अखलाकियात हैं वहाँ से भी हमें मिल रहा है। और दूसरा, मज़हब के अंदर से ही और वैसे भी माशरे से हमें एक उर्फ़ का कल्चर भी मिलता है, यानी हमारे रसूम व रवाज क्या हैं और हमारे यहाँ मुरव्वत क्या है। तो अब इशू ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कहीं निकलना था, ठीक उस वक्त दो बंदे आ गए। तो अब कहने लगे कि आप कहीं जा रहे हैं, तो अब मुझे क्या कहते हैं मुरव्वत के बारे में। मैंने कहा नहीं नहीं, आप बैठे तशरीफ रखें। अब वो बैठ ही गए, तो अब उनको उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम मुझे फ़ोन करो या आ जाओ यहाँ पे और मुझे यहाँ से उठाओ ना, क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट जगह पे जाना था और मीटिंग अपनी करनी थी। तो अब इशू ये है कि जो सर शाहिद ने बात कही कि लोग फिर नाराज़ भी हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम आपके पास आए थे और वाक़ईतन वो बड़े दूर से आए थे, लेकिन मुझे बता के नहीं आए। तो अब ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं तो बगैर बताए, क्योंकि वो भी एक कल्चर का हिस्सा है। वो समझ अगला बंदा फारिग ही बैठा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें आप कहती हैं कि ये एक थेरेपी सेशन का तकाजा करती हैं, तो मुझे असल में मेरी तो सारी ज़िंदगी इन्हीं उलझनों में गुजर गई कि ना कैसे करनी है और किसी को कैसे बताऊं। तो ये अब मैं ये बताऊं कि जो आज है तीसरी बार ये हो चुका है जिनमें मेरे साथ कि ये इसी तरह मैं गुजार के आ रहा हूँ। तो मुझे बताएं, कोई वजीफा शरीफा बताएं हमें, कोई ऐसा तरीका बताएं हम्म, कि मुंह फट हो जाए कि हम या अगले बंदे को सीधा सकें। नहीं नहीं हो सकता भाई। या तो देखिए, जो मेरा दो अलग एंगल से मैं जवाब दूंगी। एक एंगल ये जो मेरा 4 C's है। अब देखिए, एक मेरा सी इसमें कंपैशन है। कंपैशन मतलब आप दूसरे के दिल का भी सोच रहे हैं, दूसरे की फीलिंग्स का भी सोच रहे हैं। ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल ही लेट जाओ, जो भी ये बोले मैं करता हूँ, लेकिन आप अपना रख रहे हैं, लेकिन आप दूसरे का भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि उसका उसका भी दिल, उसकी भी फीलिंग्स, उसकी भी सोच के बारे बारे में आप रख के कोई चीज़ बोल रहे हैं। सो कंपैशन इन माय ओपिनियन शुड बी पार्ट ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज, स्पेशली इन रिश्ते दैट मैटर। अब कोई स्ट्रेंजर है तो उसके साथ आपको क्या कंपैशन, मतलब सीधी सीधी बात करो, निकल जाओ, राइट? यू डोंट नीड टू। पर if को माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आपको सोचना है कि हाँ यार, वो दोपहर में गाड़ी चला के मेरे घर मुझसे चाय पीने आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ मीटिंग में जा रहा हूँ, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि नहीं सॉरी, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। लेकिन आप कंपैशनेटली अगर करें तो इट वुड साउंड समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिश्तेदार आया है, जो भी आया है, आप उनसे बोले कि अरे बहुत अफसोस हो रहा है, तुम इतना वक्त निकाल के मेरे पास गाड़ी चला के आए हो, मैं चाय भी नहीं बैठ के पी सकता, मेरी बड़ी ज़रूरी मीटिंग है, तो मुझे तो अभी निकलना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल करीब की मीटिंग है तो आप बोल दो 1 घंटा अगर रुक जाओ तो मैं भी वापस मीटिंग करके आता हूँ। या शाम में 6 बजे मैं फारिग हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ मिलने, राइट? Or something else where you do it tactfully, you do it with a little bit of compassion, where you recognize that someone came to meet you and you're turning them away. So there's a nice way of doing it and a not nice way of doing it. आपने nice way ढूंढना है. What is the nice way of doing it? The respectful way of doing it, the kind way of doing it, जिसमें आप acknowledge कर रहे हो कि अरे आप अभी आ गए, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है आपके साथ बैठने का, गपशप करने का, लेकिन मुसीबत, मेरी 2 बजे मीटिंग है, मुझे निकलना ही होगा उसके लिए, लेकिन मैं बस अभी मीटिंग करके आता हूँ, या मैं शाम में आपके साथ मिलने आता हूँ, या आप कल 2 बजे आए, मैं फारिग हूँ। आप इस तरह से बात करें, दूसरा बंदा पुश करेगा, अरे कोई बात नहीं यार, 10 मिनट बैठ जाओ, आई नो मेरा बहुत दिल चाह रहा है बैठने का, लेकिन वाकई मैं नहीं बैठ सकता, बड़ी ज़रूरी मीटिंग है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ, मैं निकलता हूँ। आपने उनको चाय पिला दी, आप निकल गए, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट तरीके हैं, आपको टैक्टफुली सोचना है ना, व्हाट इज द नाइसेस्ट वे दैट आई कुड डू दिस, बट ऑल्सो डू इट बिकॉज आई नीड टू डू इट, राइट? तो अच्छा कुछ ज़ारा, ये तरीके हैं बिल्कुल जो आप, सॉरी आपकी छोटी सी बात काटूंगा, ये लाजमी इनको हम रोजाना एक्सपीरियंस करते हैं ना। लेकिन ये जो बात हम्म, मैंने उर्फ के हवाले से की ना, जो हमारा, इससे पता नहीं कल्चर कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ ये एक स्टाइल के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है कि मिसाल के तौर पर ये जो आप कह रही हैं ना, लाजमी है, मेरी बड़ी पब्लिक लाइफ है, तो उसमें मैं लोगों को हम्म, यही करने की कोशिश करता हूँ, यार मेरी मीटिंग थी, मुझे जाना है। मैं सच्ची बात बताऊँ भी, मुझे एक एम्बेसी का प्रोग्राम इस वजह से नहीं जा सका क्योंकि बहुत लेट हो गया था। वहाँ कुछ लोगों ने बैठाया तो उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट चाहिए, और वो 1.5 घंटे पर मुश्तमिल थे 5 मिनट। उनको मैंने यही वाली बात की थी, यार मैंने
निकलना है और बहुत ज़रूरी है और मुझे वहाँ पहुँचना है, सारी बातें वो ना छोटी छोटी बात करके ना बस एक आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, फिर हम निकलेंगे। तो मसला ये है कि वो वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बंदा बार बार घड़ी उनके सामने देखे ना, आप ये भी कर सकते हैं, बार बार घड़ी देखते रहें, बार बार मोबाइल निकाल के टाइम देखते रहे, मैसेज वो नहीं समझते। तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है देखिए कि ये इसकी में याद है मैंने जब आपसे बोला था एक डिमांड होती है, एक रिक्वेस्ट होती है, एक बाउंड्री हो रही है, बाउंड्री आप एक्चुअली उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। आपने अपना जो दिन का कंट्रोल था आपने उनके हाथ में डाला हुआ था कि ये मेरी हाँ, बाउंड्री रिस्पेक्ट कर। ये वाली बात। हाँ। ये आपने गलती की थी, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप बोल तो रहे थे मुझे मीटिंग में जाना है, लेकिन आप रिक्वेस्ट की टोन में बोल रहे थे कि आप मुझे जाने देंगे तो मैं जाऊंगा, और ये थी गलती आपकी। आपको है, आपको मीटिंग के लिए निकलना है, तो आप उठना शुरू हम्म। कर दें। आप अपना लहजे में देखो, मैं उठ गया हूँ, मैं जूते पहन रहा हूँ, ये आखिरी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ दरवाजे से, हम्म। राइट। ये आपको हाँ, आप बेशक मैंने तो हंस ये भी के कहा कर कि ले। मैं पैसे पैसे मैं दे के जाता हूँ, उसके बावजूद पकड़ जो के बैठा के। कंपैशन जो कंपैशन वाला पार्ट है ना, जो कंपैशन है, उसमें जरूरी है कि आप थोड़ा सा नहीं, एक सही बात। आर्ट लाएं, के कर लें, प्यार से हम्म। कर लें, मना के कर हम्म। लें, क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं आप नहीं इतना सीधा सीधा बोल सकते, आपको थोड़ा सा करना हम्म। होता है, थोड़ा सा आप नहीं यार। थोड़ा सा वो कर लेकिन निकलें। दूसरा जो मुझे बोलना था इज इसमें मैं वापस आपको यही बात दिलाऊंगी जो मैं बोल रही थी, कल्चर और इस्लाम का फर्क। आपने एंड में किसको खुश करना है, लोगों को खुश करना है या अल्लाह को खुश करना है, आपने ये याद रखना है। अल्लाह ने क्या बोला है, इस सिचुएशन में गलत कौन था, आप थे गलत या वो लोग जो आपको इस तरह से इनकन्वीनियंस कर रहे हैं, बार बार 5 मिनट बोल के बिठा रहे हैं। क्या हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कभी भी करते किसी के साथ? वो कभी भी ऐसे नहीं करते। इस सिचुएशन में आप तो गलत थे ही नहीं, तो बेशक ये दो लोग नाराज होके निकलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या आप हमारे हुजूर अल्लाह को उनको देखें ना, एग्जाम्पल क्या है, हमें करना क्या है इन सिचुएशंस में, आप उसको फॉलो करें। जब आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे ना, और आपका आपकी बैकबोन स्ट्रांग हो जाएगी कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ सिचुएशन, मैंने वही किया है जो इस्लाम में इजाज़त है करने की। उसमें गिल्ट, बुरा लगना, ये सब ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आपको सीधा सीधा आपका ना चश्मा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं इस्लाम के तरीके पे ज़िंदगी चल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। लेकिन उसका मतलब लाइक आई ऑलवेज से बदतमीज़ी करना नहीं है कि आप किसी को घर से बाहर निकाल दो या बदतमीज़ी से बोलो जा। तमीज़ से, इज्जत के साथ, काइंडनेस से, प्यार से, हंस के, मजाक के, जिस तरह से भी आप अपनी बाउंड्री मेंटेन करो। और जब वो गिल्ट आए या बुरा लाए, आप याद रखो लेकिन क्या मैंने कुछ गलत अभी किया है? इस्लाम के नज़रिए से, कल्चर के नज़रिए से देखे तो मैं तो फेल, लेकिन क्या इस्लाम के नज़रिए से मैंने कुछ गलत किया है? नहीं। और इस बैकबोन, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जूते पहन के निकल सकते हैं। वो आपसे बाद में नाराज हुए, वो उनका मसला है, वो आपका मसला नहीं है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं नहीं, सही। बहुत शुक्रिया, ये आपके बहुत ही अहम पॉइंट हैं, लेकिन एक इसमें क्योंकि आपने 9 बजे सोना होता है तो मुझे तो ये ख्याल रखना चाहिए इस लेक्चर के नतीजे में कि आप बर वक्त सोने के लिए जाएं। लेकिन जो एक इशू है कि बाहर कुछ सवालात हैं, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की बाद में भी मौका देंगे तो हम उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। अभी तो मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था, तो इंशाल्लाह बात करते हैं। सुबह। मैं ये एक लास्ट सवाल ले सकती हूँ राबिया से, and then I'd like to stop. सुबह। Last question, and then I need to head out. हाँ, ये आपकी बाउंड्री। राबिया, क्विकली लास्ट क्वेश्चन। जी, जी आप। थैंक यू ज़ारा, इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन। और मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारे लिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ हमने सेट की हुई होती हैं और एक दूसरा बंदा है, लेट्स सपोज़ आपकी एक बाउंड्री है और कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा सेम जो हमारी डोज़ होती है वो हमें दे रहा होता है, तो हम उस चीज़ पे बड़ा बुरा मनाते हैं कि हमारे वाली बाउंड्री किसी और ने अगर सेट कर लिया हमारे साथ तो हमें बड़ा बुरा लग रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन हेल्दी बाउंड्रीज़ एंड टॉक्सिक बाउंड्रीज़। तो ये जो हेल्दी और टॉक्सिक की लाइन है इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक जी साहब। मतलब आप ये हेल्थी या टॉक्सिक या कोई और आपके साथ? सारा सारा वो कह रही हैं कि एक बाउंड्री मिसाल के तौर पे मैंने सेट की, अगर वही बाउंड्री दूसरे ने मेरे बारे में सेट कर ली तो मुझे बुरा लगता है। एक उन्होंने ये बात की है। दूसरा उनका ये है कि
डिस्टिंक्शन थ्योरेटिकली क्या है हेल्दी और टॉक्सिक बाउंड्रीज के दरमियान? ये दो क्वेश्चन। तो हेल्दी और टॉक्सिक बाउंड्रीज का तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक होती है रिजिड, जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप बस अड़ जाएंगे एक पॉइंट पे कि बस ये है और ऐसा ही है, कुछ भी हो जाए मैं इस बात पे नहीं हिलूंगा, राइट? दैट्स रिजिड, दैट्स टॉक्सिक, दैट्स अनहेल्दी, दैट्स बैड, दैट क्रिएट्स डिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स, रिश्ते टूट जाते हैं ऐसी बाउंड्रीज पे। फिर एक ढीली ढाली बाउंड्री होती है, कभी है कभी नहीं है, आज है नहीं है, इसके साथ है उसके साथ नहीं है, ये फिर एक कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसमें भी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज हो जाते हैं। हैविंग नो बाउंड्री इज would be quite unhealthy in any relationship. जारा ने लगता है टाइम भी सेट किया हुआ है बाउंड्री का कि वो सवाल के साथ ही चली गई हो। नहीं, वो शायद नेट का इशू है कोई। जी। वो हैं सेशन में हैं, लेकिन आई गेस उनकी पिक्चर स्टक हुई हुई है और आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, मेरा है ना वो डिस्कनेक्ट हुई है। ऐसे ही है। सर वैसे अगर ज़ारा बाउंड्रीज कमीशन में होती है ना तो पाकिस्तान कितने रोले ना होते हैं। हम सर यूजुअली ना हम दूसरों को बाउंड्रीज सिखाते हैं, खुद हमें खुद नहीं पता होता हमारी बाउंड्रीज के। ये भी बड़ा मसला है। जो ना ज़ारा आप तो ये बात ही ना करें। सही है। सर आप पूछ ले मैसेज में, अगर वो आ रही है तो आ हाँ, गई है। ज़ारा ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा पता नहीं जी क्या हुआ। जी सर, हाँ हाँ, वो तो स्टक हो बेसिकली गया जी। सो बेसिकली हेल्थी अनहेल्थी का तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था। एंड दूसरा जो सवाल है कि अगर कोई और आपके साथ वही बाउंड्री सेट करे तो क्या, तो आई मीन दैट वुड डिपेंड, राइट? अगर कोई और आपके साथ कोई बाउंड्री सेट कर रहा है एंड हैपेंस टू बी द सेम, लेकिन वो जैसे रिवेंज के तौर पे सेट कर रहा है, तो वो एक अलग बात है कि ये तो एक, then you're like retaliating, right? Then in a way that person is retaliating and pushing you and testing you and pushing your buttons. It's up to you if you want to, deal with that or not. और दूसरा ये है कि अगर genuinely वो बंदा realize करे कि हाँ ये तो actually, if you are asking me not to you don't like that, but actually I realize I also don't like that and I also don't want you to do that, तो इसमें मसला क्या है? Then if you are expecting them to be understanding, shouldn't you do the same? So बिल्कुल ठीक। तो ज़ारा, यहाँ पे फिर हम ऑफिशियल जो हमारी कन्वर्सेशन है उसको क्लोज करते हैं। जी, आपको भी जाना है, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू। तो इस most दफ़ा मेरा ख्याल है हमारा बहुत लंबा वक्फा हुआ गुफ्तगू पिछली और अगली के दरमियान में, ऐसे ही है ना? जी आप जी कहीं ट्रैवलिंग पे थी, काफ़ी बिजी थी और काफ़ी देर के बाद हम गुफ्तगू कर पाए। जी तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे वक्फा ज़रा कम करें। ठीक है, और inshallah. इसी And thank you again for inviting me on your platform. Thank you to all of you who attended and listened and asked questions. I really appreciate it. And I hope आप सब ने कुछ ऐसी कोई चीज़ सीखी हो जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अप्लाई नहीं करें तो कम से कम आपकी सोच बदले उस पे। So चलें, until ज़ारा, next. ज़ारा थैंक यू अगेन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।